नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ज्ञान स्टडी पॉइंट में। और मेरा नाम है करण। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जो आपका सब्जेक्ट कोड है BPSE 143। जी हाँ दोस्तों, जो आपका सब्जेक्ट कोड है BPSE 143, जिसका नाम है हमारा भारत में राज्य की राजनीति। ठीक है, तो इस पुस्तक के वेरी वेरी जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। जो आपका एग्जाम चल रहा है जून 2026, तो जो आपका एग्ज़ाम चल रहा है इग्नू का, उस एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होने वाला है। और 24 जून 2026 को जो है आपका BPSE 143 का जो आपका एग्ज़ाम है, उस दिन के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा फायदेमंद होने वाली है। और इससे बाहर कुछ नहीं का मतलब ये है दोस्तों कि यदि आप मेरे इस वीडियो को शुरुआत से लेकर पूरा आखिर तक देख लेते हो तो आपका कहीं ना कहीं जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा और आपका एग्ज़ाम बहुत ही ज़्यादा अच्छा जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। देखिए, वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले हम समझेंगे पुस्तक का अर्थ। जो हमारा पुस्तक है इसका अर्थ क्या है। आप सभी को पता है कि मेरा पढ़ाने का तरीका बिल्कुल अलग है। मैं आपको बिल्कुल जो है बेसिक से एडवांस की ओर ले जाता हूं। पहले आपको बिल्कुल बेसिक बताऊंगा, फिर आपको एडवांस बताऊंगा। इससे क्या है कि आपको चीज़ समझ में आएंगी और आप एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला पाओगे। तो हमारे देखो, पुस्तक का नाम क्या है, भारत में राज्य की राजनीति। ठीक है, सबसे पहले हम पुस्तक का अर्थ इसलिए समझते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि इस बुक में हम पढ़ने क्या वाले हैं। अगर हमें ये पता होगा कि हम बुक में क्या पढ़ने वाले हैं तो आप जो है कहीं ना कहीं आसानी से पूरी पुस्तक को समझ पाओगे। तो देखो, हमारे पुस्तक का नाम क्या है कि भारत में राज्य की राजनीति। ठीक है, तो इस पुस्तक में हम भारत देश में जो राज्य हैं, भारत देश में आप सभी को पता है कि वर्तमान में 28 राज्य हैं और उनकी राजनीति के बारे में पढ़ेंगे। यानी कि देखो, पुस्तक का नाम ही क्या है, भारत में राज्य की राजनीति। यानी जो भारत देश है उसके अंदर जो राज्य है, आपका दिल्ली हो गया, आपका मध्य प्रदेश हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, जो भी राज्य है उनकी राजनीति के बारे में पढ़ेंगे कि उनकी राजनीति कैसी थी। और हम पढ़ेंगे कि जो केंद्र सरकार है, जो केंद्र है, उनके साथ राज्य का संबंध कैसा है। यानी एक तरह से मैं आपको बता दूं तो इस पुस्तक में हम यही पढ़ेंगे, जो भारत देश में जितने राज्य हैं, हमारे 28 राज्य, तो उन 28 राज्यों की जो राजनीति है वो कैसी थी और केंद्र के साथ, यानी जो सरकार है, केंद्र सरकार, उसके साथ जो राज्य का संबंध किस प्रकार से था, वही हम इस पूरी पुस्तक के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। आपने पुस्तक का बेसिक समझ लिया तो आपको ये पता चल गया कि हाँ, हम इस पुस्तक में क्या पढ़ने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं आपको एक आइडिया मिल गया कि हाँ, इस पुस्तक में हम ये पढ़ेंगे, तो आप इजीली हर क्वेश्चन को समझ पाओगे। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप प्लीज़ वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। यदि आप स्किप करके देखोगे तो उसमें आपका घाटा है, इसलिए प्लीज़ वीडियो को पूरा फुल वॉच करें। चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है कि भारत में राज्यीय राजनीति के अध्ययन के विभिन्न दृष्टिकोणों की व्याख्या कीजिए। देखिए, सबसे पहले आप क्वेश्चन को पढ़िए, उसके बाद क्वेश्चन को समझिए, तब आंसर की ओर बढ़ते हैं। देखो, क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि भारत में राज्यीय राजनीति के अध्ययन के विभिन्न दृष्टिकोणों की व्याख्या कीजिए। यानी भारत जो देश है उसके अंदर हम किसी भी राज्य की जो राजनीति है उसका अध्ययन किस प्रकार से कर सकते हैं, उसके बारे में हमको बताना है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो भारत में राज्यीय राजनीति का अध्ययन करने के लिए विभिन्न विद्वानों, बहुत सारे विद्वानों और राजनीतिक विश्लेषकों ने कई सैद्धांतिक और व्यवहारिक दृष्टिकोण अपनाए हैं। ठीक है, इन दृष्टिकोणों के माध्यम से हम किसी भी राज्य की राजनीति का अध्ययन कर सकते हैं। यानी हमसे क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि किसी भी राज्य की राजनीति का अध्ययन किस प्रकार से कर सकते हैं। तो जो विद्वानों द्वारा, जो राजनीतिक विश्लेषक द्वारा जो भी नीति दी गई है, जो भी उनके द्वारा विचार दिए गए हैं, उनके द्वारा ही जो है हम किसी भी राज्य की राजनीति का अध्ययन कर सकते हैं। और कैसे करेंगे हम आगे डिस्कस करेंगे पूरे विस्तार से। देखिए, भारत में राज्यीय राजनीति के अध्ययन के विभिन्न दृष्टिकोण क्या है। सबसे पहला दृष्टिकोण यह है कि संस्थागत और संवैधानिक दृष्टिकोण। इसमें क्या होता है कि यह सबसे पारंपरिक दृष्टिकोण, यानी बहुत ही पुराना दृष्टिकोण है। इसके अंतर्गत राज्यों के गठन, उनकी प्रशासनिक संरचनाओं, राज्यपाल की भूमिका, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद के कार्यों तथा केंद्र राज्य संबंधों का अध्ययन किया जाता है। यह मुख्य रूप से इस बात पर केंद्रित है कि राज्य सरकारें कैसे काम करती है। देखो, इसमें यह बताया गया है मेनली कि संस्थागत और संवैधानिक दृष्टिकोण, यानी हम किसी भी राज्य का अध्ययन संस्थागत तरीके से कर सकते हैं। यानी मान लो आपका उत्तर प्रदेश राज्य है, ठीक है जी, उत्तर प्रदेश राज्य है, तो उत्तर प्रदेश राज्य में किस प्रकार की संस्था है, उसकी वो राज्य किस प्रकार से संविधान का पालन करती है, तो उसके तहत हम राजनीति का अध्ययन कर सकते हैं। राजनीति का मतलब देखो दोस्तों यही है कि उस राज्य में, पर्टिकुलर राज्य में किस प्रकार से न्याय व्यवस्था है,
कैसे शासन चल रहा है, कैसे लोगों को अधिकार मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, वही जो भी अध्ययन करते हैं वही राजनीति के तहत आता है। तो पहला आपने समझ लिया संस्थागत के तहत, यानी जो संस्था है वो सही से कार्य कर रही है कि नहीं कर रही है, तो संस्था के तहत भी जो है हम राजनीति का अध्ययन कर सकते हैं। अब दूसरा हमारा आता है राजनीतिक अर्थव्यवस्था का दृष्टिकोण। इस दृष्टिकोण के अनुसार किसी भी राज्य की राजनीति, वहाँ की आर्थिक संरचना, आप सभी को पता है किसी भी देश की जो राजनीति है, जो व्यवस्था है, वो वहाँ की आर्थिक, यानी उस देश में रोजगार के अवसर है कि नहीं, लोगों के प्रति शिक्षा है कि नहीं, कृषि कैसी है, खेती कैसी है, ये सभी अगर किसी क्षेत्र में बढ़िया है तो ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं उसकी राजनीति बढ़िया होगी और वहाँ के देशों का, वहाँ के नागरिकों का विकास भी हो रहा होगा। संसाधनों के वितरण कृषि और उद्योग के लिए विकास पर निर्भर है। आप सभी को पता है कृषि और उद्योग के द्वारा ही एक आर्थिक रूप से कोई भी राष्ट्र, कोई भी राज्य जो है मजबूत बन सकता है। हरित क्रांति और आर्थिक नीतियों का अध्ययन करके ही राज्य की सत्ता और वर्ग संघर्षों को समझा जा सकता है। ठीक है, आगे हम समझेंगे व्यवस्थित दृष्टिकोण। अब तीसरा तरीका हमारा यह है कि राजनीति को समझने का, ठीक है, यानी किसी भी राज्य की राजनीति को समझने का तीसरा तरीका हमारा है व्यवस्थित दृष्टिकोण। डेविड स्टीन और आलमंड कोलमैन जैसे विचारकों ने से प्रेरित होकर दृष्टिकोण राज्य की राजनीति को एक संपूर्ण व्यवस्था के रूप में देखता है। इसके तहत राजनीतिक दलों, दबाव समूह, देखो दबाव समूह दोस्तों ऐसे समूह होते हैं जो निष्पक्ष रूप से जो है सरकार की जो नीतियों के प्रति जो है अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं। मान लो ए नाम के सरकार ने कोई नीति निकाली, तो क्या वो नीति सही है? यदि सही है तो दबाव समूह उसका समर्थन करते हैं, यदि गलत है तो उसका विरोध करते हैं। चुनाव और सामाजिक आंदोलन जैसे पहचान की राजनीति और क्षेत्रीय आंदोलन की भूमिका का अध्ययन करते हैं। यानी कहीं ना कहीं जो इसमें जो है चुनाव के बारे में, दबाव समूह के बारे में, जो व्यवस्थित, जो एक व्यवस्था के तहत किसी भी राज्य में, मान लो उत्तर प्रदेश राज्य में किस प्रकार से दबाव समूह की भूमिका है, वहाँ पे राजनीतिक दल कैसे हैं, आंदोलन हो रहे कि नहीं हो रहे, वो सभी जब जानकारी प्राप्त करते हैं तो वो हमारा व्यवस्थित दृष्टिकोण के तहत आ जाता है। ठीक है, और चौथा हमारा है उत्तर आधुनिकतावाद दृष्टिकोण। ये आपका वर्तमान समय से जुड़ा हुआ है, जैसे मान लो 2026 चल रहा है तो इस समय से जुड़ा हुआ ये आपका दृष्टिकोण है। तो यह एक अपेक्षाकृत नया दृष्टिकोण है। आप सभी को पता है जो हाशिए पर पड़े वर्गों, हाशिए पे पर पड़े वर्गों का मतलब यह है कि जो वंचित वर्ग है, जिनका विकास नहीं हुआ, जो समाज में, आप सभी को पता है कि समाज में हर एक व्यक्ति एक समान नहीं होता, कुछ वंचित वर्ग भी होते हैं, तो जिन वर्गों का विकास नहीं हुआ उनको हम कहते हैं हाशिए पर पड़े वर्ग। जो है स्थानीय ज्ञान और खंडित पहचानों पर ध्यान केंद्रित कर पारंपरिक राष्ट्रीय आख्यानों को चुनौती देते हैं। यह दलितों, आदिवासियों और क्षेत्रीय आकांक्षाओं के विशेष ध्यान को महत्व प्रदान करते हैं। यानी कहीं ना कहीं उत्तर आधुनिकतावाद दृष्टिकोण के जरिए बताया गया है कि किस प्रकार जो समाज में पिछड़े हुए वर्ग हैं उनका किस प्रकार से कल्याण किया जाए, वही बताया गया। समझ गए दोस्तों आप? मैं आपको बहुत ही ज़्यादा आसान भाषा में जो है दोस्तों समझाने का प्रयास करता हूं, तो आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को आप फुल वॉच कीजिए। ये मैं आपके भले के लिए कहता हूँ। यदि आप वीडियो को स्किप करके देखोगे तो कहीं ना कहीं आपका घाटा है, यदि आप पूरा वीडियो वॉच करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। देखिए अगला हमारा जो पॉइंट है कि राजनीतिक संस्कृति दृष्टिकोण। अब देखो किसी भी राज्य की राजनीति को हम कैसे समझेंगे, उसका एक तरीका है उस राज्य की संस्कृति। आप सभी को पता है भारत विविधताओं से भरा हुआ देश है। कहीं पर कपड़ों की प्रधानता है, कहीं पर भाषाओं की प्रधानता है, कहीं पर अलग प्रधानता है। यानी कहीं ना कहीं भारत देश में विविधताएं आपको हर राज्य में मिल जाएगी। किसी राज्य में ये फेमस है, किसी राज्य में वो फेमस है। तो किसी भी राज्य की संस्कृति भी राज्य की राजनीति का बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट बनती है। तो मशहूर राजनीति वैज्ञानिक माइनर वेनर ने भारत में दोहरी राजनीतिक संस्कृति यानी अभिजात वर्ग और जनसाधारण का सिद्धांत दिया था। उनके अनुसार इसके अंतर्गत किसी भाषा, धर्म, जाति, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और स्थानीय परंपराओं का अध्ययन किया जाता है। यह समझने में मदद करता है कि अलग अलग राज्यों में लोग अलग अलग राजनीतिक रूप से व्यवहार करते हैं। आप सभी को पता है हर एक राज्य की अपनी अपनी राजनीति है, अपना अपना रहन सहन है। संस्कृति का मतलब दोस्तों यही होता है रहन सहन। किसी भी देश का, किसी भी राज्य का अपना रहन सहन संस्कृति कहलाती है। अगला हमारा पॉइंट है कि मार्क्सवादी वर्ग दृष्टिकोण। ठीक है, यानी राज्य के ऊपर मार्क्सवादी, जो कार्ल मार्क्स जी थे, उनका क्या दृष्टिकोण था वो समझना है। तो यह दृष्टिकोण आर्थिक वर्गों जैसे पूंजीपति, मजदूर, भूमिहीन, किसान और संसाधनों पर उनके नियंत्रण के आधार पर राजनीति का विश्लेषण करता है। यह मानता है कि राज्य की नीतियां अक्सर प्रभावशाली और प्रभुत्व वर्गों के लिए
हितों की पूर्ति करती है। कहीं ना कहीं पूंजीपति जो वर्ग होते हैं उनका विरोध किया जाता है इस मार्क्सवादी के तहत, क्योंकि आप सभी को पता है जो मार्क्सवादी विचारधारा थी ये पूंजीपति जो विचारधारा है उसके विरोध में थी। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब हम अपने दूसरे क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं कि भारत में केंद्र और राज्य के बीच सत्ता के बंटवारे की योजना को स्पष्ट कीजिए। आप सभी को पता है जो हमारा भारत देश है इसमें शक्ति का बंटवारा है, ठीक है, यानी शक्तियों का विकेंद्रीकरण है। कैसे है? तो केंद्र है हमारा, ठीक है जी, केंद्र और राज्य। तो क्वेश्चन हमसे यही पूछ रहा है कि जो भारत में आपका केंद्र है और जो राज्य है तो इसके बीच जो आपका शक्ति है, जो आपका पावर है, ठीक है, जो आपका पावर है, तो इसकी बंटवारे की योजना को स्पष्ट कीजिए। यानी इस पावर, इस शक्ति को हम किस प्रकार से बांट सकते हैं वो आपको बताना है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत केंद्र और राज्यों के बीच सत्ता की योजना को 3 प्रमुख भागों में विभाजित किया गया है। यानी कुछ शक्ति, मान लो जो शक्ति है उसको किस प्रकार से हम केंद्र और राज्य में विभाजित करेंगे, उसके लिए 3 प्रमुख भाग बनाए गए हैं सरकार के द्वारा, ठीक है। पहला हमारा है विधायी शक्तियों का बंटवारा, दूसरा हमारा है प्रशासनिक संबंधों का बंटवारा और तीसरा हमारा है वित्तीय संबंधों का बंटवारा। इन तीनों को हम आगे बिल्कुल विस्तार से समझने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए सबसे पहले हम समझेंगे विधायी शक्तियों का बंटवारा। देखो विधायी शक्ति यानी ऐसी शक्तियां जो कानूनन हमको प्राप्त होती हैं, उनका बंटवारा किस प्रकार से किया गया है राज्य और केंद्र के बीच, ठीक है। तो संविधान ने कानून बनाने के अधिकारों को 3 स्पष्ट सूचियों में बांटा है। संविधान ने कानून बनाने के लिए 3 सूची बनाई है जिसमें कुछ अधिकार दिए हैं। कुछ अधिकार केंद्र के पास है तो कुछ अधिकार राज्य के पास है। सबसे पहला हमारा है संघ सूची। इसमें राष्ट्रीय महत्व के विषय शामिल, यानी संघ सूची में कहीं ना कहीं केंद्र के पास शक्ति होती है किसी भी कानून को बनाने के लिए। अब केंद्र कौन कौन से जो है संविधान के कानून बना सकता है, जैसे कि रक्षा के प्रति, विदेशी मामले और रेलवे और मुद्रा पर जो है केंद्र जो है अपना फैसला ले सकता है। इन पर कानून बनाने का जो अधिकार है वो केंद्र सरकार को दिया गया है, आप समझ गए। दूसरा हमारा है राज्य सूची। जैसा कि नाम से ही पता चलता है राज्य सूची, इसमें जो है शक्ति का जो अधिकार है वो राज्य को दिया गया है। इसमें क्षेत्रीय और स्थानीय महत्व के विषय आते हैं, जो आपके लोकल जो सब्जेक्ट्स हैं वो आते हैं, जैसे आपकी पुलिस, कृषि, जेल, स्थानीय प्रशासन, ठीक है, ये आपका आता है राज्य सूची में। इसमें जो है कहीं ना कहीं राज्य को प्रमुख बताया गया है, राज्य जो है इन सभी मुद्दों पर अपना फैसला सुना सकता है। तीसरा हमारा सूची आती है दोस्तों समवर्ती सूची। इसमें दोनों के साझा हित वाले विषय। इसमें देखो एक में तो आपका संघ में राज्य था, संघ में आपका केंद्र था और राज्य में आपका राज्य था। अब समवर्ती में क्या है कि इसमें दोनों का मिश्रण होता है, दोनों का साझा होता है। कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिस पर केंद्र भी और राज्य दोनों ही अपना फैसला सुना सकते हैं। कौन कौन से मुद्दे हैं दोस्तों? तो आपका शिक्षा, वन, विवाह और श्रम, ये ऐसे मुद्दे हैं जिस पर केंद्र और राज्य दोनों ही अपने जो है फैसला सुना सकते हैं। इस पर केंद्र और राज्य दोनों ही कानून बना सकते हैं, लेकिन गतिरोध, मान लो केंद्र और राज्य ने दोनों ने कानून बनाया और बाद में जब टकराव हो गया, केंद्र ने बोला ये कानून मेरा सही है, राज्य ने बोला नहीं मेरा सही है, तो जब टकराव होगा तो उस समय जो है केंद्र को ही प्राथमिकता दी जाएगी और केंद्र के द्वारा बनाया गया कानून ही माना जाएगा। अब दूसरा हमारा दोस्तों प्रशासनिक संबंधों का बंटवारा। जो प्रशासनिक संबंध है उनका किस प्रकार से बंटवारा किया गया वो समझते हैं। तो शासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए प्रशासनिक सत्ता का विभाजन भी केंद्र और राज्य के बीच किया गया है। यानी शासन को यदि हमें एक अच्छी तरीके से चलाना है तो उसका विभाजन भी केंद्र और राज्यों के बीच किया गया है। कैसे किया गया है देखिए, राज्य सरकारें अपनी कार्यकारी शक्तियों का प्रयोग इस तरह करेंगी कि वे केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित कर सके। यानी राज्य सरकार अपने कार्यकारी शक्तियों का इस प्रकार से प्रयोग करेंगी कि वे जो केंद्र सरकार द्वारा जो बनाए गए कानून है उसका पालन कर सके। यानी देखो मान लो केंद्र ने कोई कानून बना दिया तो उस कानून को सुचारू रूप से पालन कराना किसका काम है? तो राज्य का काम है। राज्यों में कानून व्यवस्था बनाए रखने और संघीय कानून को लागू करने के लिए केंद्र सरकार केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की तैनाती कर सकती है। यानी मान लो आपका केंद्र ने तो कानून बना दिया, उसको पालन कराने का काम जो राज्य का है, ठीक है, ये हो गया। तीसरा हमारा वित्तीय संबंधों का बंटवारा। देखो वित्तीय संबंधों का मतलब होता है फाइनेंशियल, यानी पैसे से जुड़ा हुआ। अब कोई भी देश बिना पैसे के तो चल नहीं सकता।
आप पुलिस को नियुक्त करोगे, शिक्षा संस्थान में टीचर्स को भर्ती करोगे, तो कहीं ना कहीं उनको सैलरी देनी पड़ेगी, सफाई कर्मचारी करोगे सरकारी, यानी कहीं ना कहीं जो है पैसे की भी आवश्यकता पड़ेगी। तो पैसों का बंटवारा किस प्रकार से संविधान के तहत किया गया वो समझते हैं। तो सत्ता के बंटवारे में राजस्व का विभाजन अत्यंत महत्वपूर्ण है। सही बात है, जब तक राजस्व का विभाजन नहीं होगा तब तक जो है एक सुचारू रूप से जो है योजना नहीं चल सकती। आयकर, निगम कर, सीमा शुल्क जैसे अधिक आय वाले कर केंद्र के पास होते हैं, और आपका जो है राज्य सरकारों को बिक्री कर, शराब उत्पाद शुल्क और कृषि आय पर कर जैसे सीमित आय के साधन प्राप्त होते हैं। इसमें यह बताया गया है कि आप सभी को पता है सरकार पैसे कहाँ से लेती है, तो हम जनता से ही तो पैसे लेती है, और जनता से पैसे कैसे लेती है, तो टैक्स लगा के देती है। तो केंद्र सरकार के लिए बताया गया है कि वो आयकर विभाग, सीमा शुल्क जैसे टैक्स लगा सकती हैं, और जो राज्य सरकार है उनके लिए बताया गया है कि वो शराब के ऊपर और उत्पादक जो वस्तु है उनके ऊपर टैक्स लगा सकती है। कृषि के ऊपर टैक्स लगा सकती है कौन, तो राज्य सरकार। तो इस प्रकार केंद्र सरकार टैक्स लगाकर अपना जो है कमाई करेगी, और राज्य सरकार टैक्स लगाकर अपने जो है राजकोष को भरेगी, जिस राजकोष से जो है अपने राज्य के कल्याण के लिए कार्य करेंगी। और तीसरा हमारा है, राज्य को वित्तीय घाटे से उबारने के लिए संविधान में वित्त आयोग की व्यवस्था है, जो केंद्र द्वारा एकत्र किए गए करों के शुद्ध आय का राज्यों के बीच बंटवारा करने का सूत्र तय करता है। यानी मान लो एक समय पे राज्य के पास पैसे कम पड़ गए, तो राज्य के पास ये अधिकार है कि वो केंद्र से मांग कर सकता है कि जी हमको जो है सड़क बनाने के लिए इतने पैसे चाहिए। तो केंद्र सरकार का ये फर्ज बनता है कि वो उसका मूल्यांकन करेंगी और वो पैसे राज्य सरकार को दे देंगी। समझ गए तीनों। अब हमारा तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत में भाषाई समूहों की राजनीति का परीक्षण कीजिए। ये क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि भारत में आप सभी को पता है बहुत सारे राज्य हैं, तो उनमें बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं, तो उन सभी भाषाओं की जो समूह है उनकी राजनीति का परीक्षण करना है। यानी वो सभी जो भाषाएं हैं क्या वो सही है, क्या वो गलत है, वो हमको बताना है। तो भारत में भाषाई समूहों की राजनीति देश की विविधता और संघीय ढांचे का एक प्रमुख आधार है। आप सभी को पता है देश की विविधता और संघीय ढांचे का एक प्रमुख आधार है। भाषाई पहचान केवल संचार का माध्यम नहीं है, मतलब भाषाई पहचान से केवल संचार का माध्यम नहीं होता, बल्कि ये क्षेत्रीय गौरव, सत्ता, संसाधनों और राजनीतिक लामबंदी का एक शक्तिशाली साधन है। यानी मान लो किसी क्षेत्र में कोई भाषा प्रसिद्ध है यानी फेमस है, तो उस क्षेत्र के लिए वो बहुत ज्यादा फायदेमंद होने वाला है। अब भारत में भाषाई समूहों की राजनीति का परीक्षण, यानी जो भारत देश है उसमें जो भाषाई समूह है उसकी हम राजनीति को किस प्रकार से समझ सकते हैं वो समझते हैं। देखिए, सबसे पहला तरीका हमारा है कि राज्यों का भाषाई पुनर्गठन। स्वतंत्रता के बाद भारत में भाषा आधारित राजनीतिक आंदोलनों की शुरुआत हुई, जिसके परिणाम स्वरूप 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन हुआ, जिसमें तेलुगु भाषाई आंध्र प्रदेश का निर्माण हुआ। इसका पहला उदाहरण यह था कि यह स्पष्ट करता है कि भाषाई समूह अपनी विशिष्ट पहचान और प्रशासनिक स्वायत्तता के लिए राजनीतिक दबाव बनाने में सक्षम है। यानी कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि जो भाषा जो है ना वो भी किसी न किसी राज्य के लिए एक दबाव बनाता है। आप सभी को पता है, अब मान लो किसी एक क्षेत्र में 100 लोग रहते हैं, ठीक है, इसमें से 20 लोग हिंदी बोलते हैं और 80 लोग आपके तमिल बोलते हैं, तो इस क्षेत्र पे किसका प्रभुत्व अधिक होगा, तो तमिल का होगा। अब मान लो कल को यहाँ पे चुनाव होता है, इलेक्शन होता है, तो ज़्यादा वोट किसको मिलेंगे, तो तमिल को मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं आपने देखा कि जो भाषा है वो भी कहीं ना कहीं जो है राजनीति में अपना जो है योगदान निभाती है। हिंदी बनाम अन्य भाषाएं। अब हिंदी बनाम अन्य भाषाएं उत्तर से दक्षिण की ओर क्या है वो समझिए। तो भारतीय राजनीति में राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी, आप सभी को पता है भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है, को लागू करने के प्रयासों ने कई बार गंभीर भाषाई टकराव पैदा किए। अब जो हिंदी भाषा राष्ट्रीय भाषा बन गई वो ऐसे तो नहीं बन गई, इसको भी बनाने में बहुत ज़्यादा जो है संघर्ष का सामना करना पड़ा। तो विशेष रूप से दक्षिण भारतीय राज्यों जैसे तमिलनाडु में हिंदी विरोधी आंदोलन हुए। इन्होंने हिंदी, तमिलनाडु के क्षेत्र के लोगों ने हिंदी भाषा को मानने से मना कर दिया और हिंदी विरोधी आंदोलन किए इन्होंने। और जो बाद में क्षेत्रीय दलों के उदय और उनकी राजनीतिक विचारधारा का मुख्य आधार बन गए। इस तनाव को संतुलित करने के लिए भारत की त्रिभाषा नीति और संघ की राजभाषा नीति जो है लागू कर दी गई। यानी कहीं ना कहीं इस भाषा, हिंदी भाषा को जो है राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिलाने में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा जो है समस्या को सामना करना पड़ा। ठीक है,
अगला हमारा पॉइंट है क्षेत्रीय दलों का उदय और सत्ता की राजनीति। अब देखो क्षेत्रीय दल क्या है दोस्तों, पहले आप समझो। तो क्षेत्रीय दल ऐसे दल होते हैं जो किसी क्षेत्र से उभरते हैं, इसी को हम क्षेत्रीय दल कहते हैं। तो क्षेत्रीय दलों का उदय दोस्तों भाषा के कारण बहुत ही ज्यादा हुआ। अब बहुत सारे दोस्त बोलेंगे कि भाषा के कारण क्षेत्रीय दल का उदय कैसे हुआ, मैं आपको बताता हूं। मान लीजिए कि तमिल भाषा जो है, तमिल भाषा के जो लोग हैं वो 100 हैं, और जो आपका हिंदी भाषा के लोग हैं वो 15 हैं। तो यहाँ पर जो क्षेत्रीय दल, मान लो हिंदी का भी एक दल बनाया गया, ए नाम का दल हिंदी का बना और बी नाम का दल आपका तमिल का बना, ठीक है। तो यहाँ पर क्षेत्रीय दल किसका प्रभुत्व होगा, तो आप कहोगे किसका, तो तमिल का, क्योंकि तमिल के पास लोगों की संख्या ज्यादा है, तमिल भाषा बोलने वाले लोगों की संख्या ज्यादा है, इसलिए जो है तमिल का प्रभुत्व ज्यादा देखने को मिलेगा। तो इसी प्रकार से किसी भी क्षेत्र में क्षेत्रीय दल का उदय होता है, जो कि आगे चलकर राजनीति में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो कई क्षेत्रीय राजनीतिक दल सीधे तौर पर विशिष्ट भाषाई असीमितता, यानी कोई एक भाषा से जुड़े होते हैं। उदाहरण के लिए महाराष्ट्र में शिवसेना, तमिलनाडु में आपका डीएमके और पंजाब में अकाली दल शामिल है। ये दल स्थानीय भाषा और संस्कृति को बढ़ावा देकर, यानी ये जो कहीं ना कहीं आम लोगों की दिलों को जीतकर एक दल बनाते हैं और चुनावी में जन समर्थन हासिल करते हैं और केंद्र सरकार में सौदेबाजी की राजनीति करते हैं। अब इसको सौदेबाजी इसलिए कहा गया है क्योंकि गठबंधन के युग में दोस्तों कि क्षेत्रीय दलों का महत्व बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। एक वोट भी कम होगा तो सरकार गिर जाती है, इसलिए क्षेत्रीय दलों के साथ गठबंधन करना पड़ता है और सरकार को बढ़ाना पड़ता है। अगला हमारा है, इसमें दोस्तों यही अब क्वेश्चन का आंसर यही बता रहा है कि जो भाषा है वो भाषा किस प्रकार से राजनीति में भूमिका निभाती है, वही ये पूरा घुमा फिरा के बात यही करते हैं। अगला हमारा पॉइंट है कि भाषाई अल्पसंख्यक और विवाद। जो भाषाई अल्पसंख्यक, मान लो जिसकी संख्या ज्यादा है वो तो चलो उसकी ये बात चल रही है। अब जो कम संख्या है, जिसकी भाषा संख्या कम है, उनके लिए भी कुछ सोचना पड़ेगा, उनका भी तो विकास होना चाहिए ना। तो भाषा आधारित राजनीति के कारण राज्यों के भीतर कई भाषाई अल्पसंख्यकों के अधिकारों को लेकर विवाद उत्पन्न हुए। मान लीजिए आपकी क्लास में 50 या 15 छात्र हैं, जिसमें से 13 छात्रों को पुस्तकें मिली और 2 छात्रों को पुस्तकें नहीं मिली। तो जो 2 छात्र है वो आवाज उठाएंगे ना कि मेरे को पुस्तक नहीं मिली। तो ठीक उसी प्रकार जो भाषाई अल्पसंख्यक जो व्यक्ति हैं वो भी समाज के सामने जो है, सरकार के सामने अपनी आवाज को उठा रहे हैं और वो बताते हैं कि किस प्रकार से महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच बेलगावी विवाद भी अक्सर भाषाई दावों पर आधारित है। यानी कहीं ना कहीं आप मान लो जिस क्षेत्र की भाषा कम बोली जाती है, यदि आप उसको दबाओगे तो वो भी कहीं ना कहीं अपने क्षेत्र की भाषा को जो प्राथमिकता देने के लिए आंदोलन करेगा। वही बात इसमें कही गई है। अब दोस्तों हमारा चौथा क्वेश्चन है, ठीक है, इसको देखते हैं। भारत में जनजातियों के क्षेत्रीय वितरण की चर्चा कीजिए। जो जनजातियां हैं, देखो जनजातियां एक ऐसे पिछड़े हुए वर्ग को जनजाति कहा जाता है, ठीक है, जिसको हम आमतौर पर एसटी कह देते हैं, एसटी, ठीक है। तो भारत में जनजातियों के क्षेत्रीय वितरण, यानी भारत में जो जनजातियां है वो कहाँ कहाँ फैली हुई है, उनका क्षेत्रीय वितरण क्या है वो आपको बताना है। तो जनजाति एक संगठित मानव समुदाय है। भारत में इन्हें अनुसूचित जनजाति, भारत देश में इनको क्या बोला जाता है, तो अनुसूचित जनजाति कहा जाता है, जिसको अंग्रेजी में हम एसटी भी कह देते हैं, के नाम से भी जानते हैं, और संवैधानिक रूप से विशेष अधिकार प्राप्त होते हैं। और आप सभी को पता है कि जो ये अनुसूचित जनजाति है, जो अल्पसंख्यक है दोस्तों, ये सब अल्पसंख्यक जनजाति है, इनकी जो है संख्या कम है। तो इनकी संख्या को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा एक प्रावधान दिया गया है और कुछ विशेष अधिकार दिए जाते हैं, ताकि ये भी जो है समान वर्गों के लिए अपना जो है योगदान दे सके। ये मुख्य धारा की शहरी दुनिया से अलग या दूर जंगलों और पहाड़ों में रहते हैं। यानी ये जो है कहने के आप कह सकते हो शहरों में नहीं रहते, एक दूर जंगलों या फिर जो है भौगोलिक क्षेत्रों में रहते हैं, गाँव में रहते हैं, लेकिन वो पूरी तरह से असभ्य नहीं होते। एक तो आपका आदि मानव होता है, ठीक है, आदि मानव जो बिल्कुल प्रारंभिक मनुष्य था वो तो असभ्य होता है, वो फल खाता है और कच्चा चीज खाता है, कपड़े मतलब पत्तों के कपड़े पहनता था, मतलब पुराने जमाने वाले तो वैसे नहीं होते हैं। ये आपके सभ्य लोग होते हैं, लेकिन ये प्रकृति से जुड़े होते हैं, प्रकृति के बीच अपनी एक सुव्यवस्थित जीवन शैली, कला और परंपराओं के साथ जीते हैं। और बात की जाए भारत में जो एसटी लोग हैं वो कितने हैं, तो भारत में जनजातीय आबादी कुल जनसंख्या का लगभग 8.6% है। भौगोलिक, सामाजिक और सांस्कृतिक कारकों के आधार पर भारत की जनजातियों को मुख्य रूप से 5 श्रेणियों में बांटा गया। यानी भारत की जो जनजातियां हैं
उसको मुख्य रूप से हम 5 भागों में बांटते हैं। वो कौन कौन से भाग हैं उनको आगे समझते हैं। तो भारत की जनजातियों को मुख्य रूप से 5 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। सबसे पहला हमारा, ठीक है, मध्य भारतीय क्षेत्र। यानी देखो, इसमें आपको ये बताना है कि जो भारत देश में जो जनजातियां हैं, जो आपका अल्पसंख्यक लोग हैं, वो कहाँ कहाँ निवास करते हैं, कहाँ कहाँ रहते हैं, वो आपको बताना है। तो पहला हमारा मध्य भारतीय क्षेत्र में रहते हैं। ये देश का सबसे बड़ा जनजातीय क्षेत्र है, जिसमें मध्य प्रदेश, आपका छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा और महाराष्ट्र जैसे राज्य शामिल है, जहाँ पर जो है अनुसूचित जनजातियां निवास करती है। प्रमुख जनजातियां कौन कौन सी यहाँ पे रहती है? तो भील, गोंड, संथाल, मुंडा और उनराव जैसी जनजातियां। दूसरा हमारा कहाँ पर निवास करती है? तो उत्तर एवं उत्तर पूर्वी क्षेत्र में। इस क्षेत्र में असम, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश जैसे क्षेत्र शामिल हैं। और इनमें जो प्रमुख जनजातियों की बात की जाए तो नागा हो गया, आपका मिजो हो गया, बोडो, खासी, गारो और जैंतिया। और तीसरा हमारा क्षेत्र हो गया दोस्तों उत्तरी और पश्चिमोत्तर क्षेत्र। इसमें हिमालय की तलहटी से लेकर हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और राजस्थान के पूर्व पर्वतीय और शुष्क जल आते हैं। इसमें हमारे प्रमुख जो जनजातियां निवास करती है वो कौन कौन से हैं? तो गद्दी, गुजर, भोटिया और जौनसारी हिमालय क्षेत्र और भील एवं मीणा स्थान, ये राजस्थान के अंदर आते हैं। चौथा हमारा क्षेत्र है दक्षिणी क्षेत्र। दक्षिण में जो हमारे आपका अनुसूचित जनजाति है वो उनकी बात करते हैं। तो यह क्षेत्र मुख्य रूप से दक्षिण भारत के प्रायद्वीपीय पठार, नीलगिरी की पहाड़ियों और पश्चिमी जो घाट है वहाँ यानी कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में फैला हुआ है। इनकी जो प्रमुख जनजातियां वहाँ पे पाई जाती है उनको टोंडा, चेंचू, कादर और इरूला और पनियान कहते हैं। और पांचवा जो हमारा क्षेत्र वो है द्वीपीय क्षेत्र। इसके अंतर्गत बंगाल की खाड़ी में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा अरब सागर में लक्षद्वीप के आदिवासी आते हैं। प्रमुख जनजाति की बात करें तो आपका जारवा, सैनी, टियोलोज और सैम्पन, अंडमान और ओंगे जैसे जो जनजाति वो आते हैं। अब दोस्तों हमारा पांचवा क्वेश्चन है कि भारत में राज्य राजनीति को समझने के लिए मार्क्सवादी ढांचे का परीक्षण कीजिए। यानी भारत जो देश है इसके अंदर जो राज्य है उसकी राजनीति को समझने के लिए मार्क्सवादी जो विचारधारा है क्या उसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, उसको हमें बताना है। तो आपका आंसर शुरू होता है कि भारत की राज्य स्तरीय राजनीति को समझने के लिए मार्क्सवादी ढांचा वर्ग संघर्ष, आर्थिक संरचना, उत्पादन के साधन और शोषक शोषित संबंधों को केंद्रीय मानता है। यह दृष्टिकोण को एक तटस्थ संस्था न मानकर पूंजीपति वर्ग के हितों की रक्षा की मांग मानता है। अब इसमें ये बताते हैं, देखो मार्क्सवादी दृष्टिकोण को समझने से पहले आप ये समझिए कि मार्क्सवादी विचारधारा ये थी, ये इसमें समाजवाद का समर्थन किया गया था और पूंजीवाद का विरोध किया गया था। आप सभी को पता है पूंजीवाद विचारधारा में किसी एक व्यक्ति, किसी एक समाज का कल्याण की बात करते हैं, लेकिन समाजवाद विचारधारा में पूरे ही संपूर्ण समाज के कल्याण की बात करी जाती है। तो इसमें यही बताया गया है कि जो राज्य की जो राजनीति है उसको समझने में मार्क्सवादी दृष्टिकोण क्या बताते हैं। तो मार्क्सवादी जो विचारधारा जाहिर सी बात है वो समाज के समर्थन करेंगे। तो यही बताते हैं कि राज्य में कुछ नहीं होता, जो पूंजीपति लोग हैं वो जो है आम जनता का शोषण करते हैं। अब आगे समझते हैं हम कि भारतीय राज्य की राजनीति के मार्क्सवादी विश्लेषण का परीक्षण। तो मार्क्सवादी ढांचे के प्रमुख आयाम क्या वो समझिए। तो सबसे पहला आयाम हमारा है कि आधार और अधिरचना का सिद्धांत। इस ढांचे के अनुसार राजनीति अधिरचना पूरी तरह से अर्थव्यवस्था पर निर्धारित होती है। भारत में सत्ता और संसाधन मुख्य रूप से औद्योगिक घरानों और बड़े भूस्वामी के नियंत्रण में। कहीं ना कहीं जो पूंजीपति लोग हैं उनके नियंत्रण में जो बड़े बड़े उद्योग आते हैं, उसी के बारे में कार्ल मार्क्स जी ने बताया है कि जो कि कहीं ना कहीं जो है राज्य की विकास के लिए बाधा बनते हैं, जो राजनीतिक फैसलों को प्रभावित करते हैं। जाहिर सी बात है यदि किसी क्षेत्र पर पूंजीपति लोगों का कब्जा होगा तो आम लोगों को इसकी प्रभाव तो होगी ही होगी। दूसरा हमारा पॉइंट है कि राज्य का वर्गीय चरित्र। A.R. देसाई और विद्वानों ने भारतीय संविधान को बुर्जुआ, देखो बुर्जुआ का अर्थ होता है पूंजीवादी जो लोग होते हैं उनके बारे में बात करी जाती है, का माना है जो निजी संपत्ति और पूंजीपतियों के हितों की रक्षा करते हैं। यानी कहीं ना कहीं अब इस पूरे क्वेश्चन में देखोगे कि पूंजीपतियों के बारे में बताया गया, जो पूंजीपति लोग होते हैं उनके बारे में बताया गया कि किस प्रकार से वो पूंजीपति लोग आम लोगों का शोषण करते हैं, उसी को बताया गया। तीसरा हमारा पॉइंट है कृषि और भूमि सुधार। स्वतंत्रता के बाद भूमि सुधारों का विकल्प होना। मार्क्सवादियों द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में शोषक
भूस्वामी वर्ग और शोषित खेतीहर मजदूरों किसानों के बीच संघर्ष का मुख्य कारण रहा। यानी जो आम किसान है उनको अधिकार नहीं मिलते हैं किसी कारण, तो पूंजीपति के कारण, उसी की बात इसमें की गई है। आगे हमारा है कि मार्क्सवादी ढांचे की सीमाएं यानी परीक्षण। अब जो मार्क्सवादी ढांचा थी, क्या ये सही थी? परीक्षण का दोस्तों अर्थ होता है टेस्ट। अब आप टीचर बन चुके हैं, इस तरह से मतलब क्वेश्चन आपको ये बताता है कि आप टीचर बन चुके हो, आपको इसका जांच करना। परीक्षण का मतलब होता है हमारा टेस्ट। अब जो ये कार्ल मार्क्स जी ने विचारधारा दिया कि जो है पूंजीपति लोग शोषण करते हैं, आम नागरिकों का भला नहीं होता, तो क्या ये सही था? ये आपको परीक्षण करना है। तो पहला हमारा है जाति और धर्म की उपेक्षा। ये पहला पॉइंट है कि मार्क्सवादी ढांचा मुख्य रूप से वर्ग पर आधारित है। भारतीय राजनीति में जाति, धर्म, भाषा और क्षेत्र जैसी पहचान आधारित राजनीति मार्क्सवादी वर्ग विश्लेषण की सीमा से बाहर हो जाती है। इसमें यही बताते हैं कि ये इन्होंने कहीं ना कहीं भेदभाव किया, और ये भेदभाव नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप सभी को पता है कि वर्तमान समय का जो भारत है ये विविधताओं में एकता वाला भारत है। इस समय जो है भारत देश अखंड की ओर बढ़ता है। यहाँ पे बहुत सारी भाषाएं, बहुत सारे रीति रिवाज को मनाया जाता है, लेकिन फिर भी भारत एकजुट है। दूसरी आलोचना इसकी यह है कि बहुवर्गीय गठबंधन। भारत में क्षेत्रीय दल अक्सर किसी एक वर्ग के बजाय कई जातियों वर्ग जैसे बहुजन समाज पार्टी या अन्य क्षेत्रीय दलों का गठन करते हैं, इसका समर्थन प्राप्त कर लेते हैं, जिसे शुद्ध मार्क्सवादी ढांचा समझना कठिन है। नहीं, आपने देखा मार्क्सवादी ढांचा में एक समाज का प्रतिनिधित्व था, लेकिन वर्तमान समय में ऐसा नहीं हो सकता। 2026 में बहुत सारी पार्टियां हैं, उनका भी बात रखना पड़ता है। तीसरा हमारा पॉइंट है कि संसदीय लोकतंत्र में विश्वास। भारत में हिंसक क्रांति के बजाय लोकतांत्रिक और चुनावी प्रक्रिया के माध्यम से सत्ता का परिवर्तन हुआ है। आप सभी को पता है भारत देश अहिंसा के मार्ग पर चला है शुरू से, और मार्क्सवादी क्रांति के पारंपरिक सिद्धांत से उत्पन्न हुआ है। ठीक है, अब छठा क्वेश्चन है दोस्तों हमारा कि भारत में चुनावी राजनीति की बदलती प्रकृति का परीक्षण कीजिए। यानी जो भारत देश है, आप सभी को पता है जब भारत देश आपका 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ, उससे लेकर के वर्तमान समय 2026 तक भारत में जो चुनावी राजनीति वो आप सभी को पता है बदलती रही। कभी आपका एक दल की प्रभुत्व था, कभी गठबंधन सरकार का युग आया, कभी फिर एक दल का प्रभुत्व आया। तो उन्हीं को बताना है कि भारत देश में चुनावी राजनीति की बदलती प्रकृति का हमें बताना है। तो भारत में चुनावी राजनीति की प्रकृति स्वतंत्रता के बाद से लगातार बदलती रही। आप सभी को पता है बदलाव आते रहे स्वतंत्रता के बाद से। शुरुआत के दशकों में एक दलीय प्रभुत्व था। आप सभी को पता है जब देश आजाद हुआ था 1947 में 15 अगस्त, तो उस समय एक ही पार्टी का दबदबा था। कौन सी पार्टी थी दोस्तों? तो कांग्रेस पार्टी। से लेकर वर्तमान समय में डिजिटल और अत्यधिक प्रतिस्पर्धा युग भारतीय चुनावों का चरित्र काफी बदल चुका है। आप सभी देखो जब देश आजाद हुआ तो एक ही दल था, एक ही पार्टी था, कांग्रेस पार्टी। लेकिन आज 2026 में क्या है? तो आपका बहुत सारी पार्टियां हैं, आम आदमी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, बहुत सारी छोटी छोटी पार्टियां हैं। और वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव और उसके बाद के राज्यों के विधानसभा चुनावों के परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए भारतीय चुनाव राजनीति की बदलती प्रकृति का परीक्षण अत्यंत महत्वपूर्ण है। यानी आपने देखा कहीं ना कहीं जो बदलाव आते रहे। अब बदलाव कैसे आए वो हम आगे समझते। देखिए भारत में चुनावी राजनीति की बदलती प्रकृति का परीक्षण। देखो बहुध्रुवीय प्रतियोगिता और गठबंधन का नया रूप। देखो बहुध्रुवीय का मतलब होता है एक से अधिक ध्रुव। पहले आपका एक दल था, फिर आपका दो दल हुआ, फिर आपका दो से अधिक दल, यानी 3, 4, 5 दल, यानी बहुदल हो गया। तो देखो हम इसको स्टेज वाइज समझेंगे। हमारा पहला स्टेज है कि देश आजाद हो गया। आप मान लो हमारा देश आजाद हो गया, तो पहला स्टेज क्या था? तो सबसे पहले एक दलीय प्रभुत्व का अंत। ठीक है, तो 2000 आपने देखा कि 15 अगस्त 1947 से कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी का प्रभुत्व था, एक दल का प्रभुत्व था। तो एक दलीय प्रभुत्व का अंत हो जाता है। कब अंत होता है? तो 2014 और 2019 के आम चुनावों में भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी ने पूर्ण बहुमत हासिल किया था। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव ने यह स्पष्ट कर दिया कि पूरी तरह से एक दलीय व्यवस्था कायम होना कठिन है। अब आप ये देखिए कि कहीं ना कहीं पहले कांग्रेस पार्टी थी, फिर बदलती गई, फिर आपका गठबंधन का 1990 के बाद से जो है आपका गठबंधन का दौर शुरू हो जाता है। फिर 2 पार्टी बनती है, फिर 3 पार्टियों से मिलकर सरकार बनती है। लेकिन फाइनली 2014 में जो है एनडीए की सरकार बनती है, कहीं ना कहीं जो है आपका बीजेपी। ठीक है, और ये पूरी फुल बहुमत से आती है और 2014 में भी जीतती है
2019 में भी और 2024 में भी जो चुनाव होता है उसमें भी जीत हासिल करती है। अब देखिए मजबूत गठबंधन की वापसी। वर्तमान में चुनावी राजनीति दो बड़े गठबंधनों, आप सभी को पता है इस समय 2026 में बीजेपी की सरकार है और इसमें दो बड़े गठबंधन जैसे कि एनडीए, आप ये भी ध्यान रखना कि जो बीजेपी की सरकार है वो भी एक गठबंधन की सरकार है। एनडीए नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस यानी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, और इंडिया भारतीय राष्ट्रीय विकासात्मक समावेशी गठबंधन के इर्द गिर्द सिमट गई है, जिससे भारतीय राजनीति फिर से द्विपक्षीय या गठबंधन आधारित हो गई है। यानी पहले आपने देखा गठबंधन की सरकार किस प्रकार से आई, पहले कांग्रेस का एक दल था, लेकिन अब वर्तमान समय में जो है एनडीए का प्रभुत्व है और गठबंधन सरकार का युग चल रहा है। यही परिवर्तन देखने को, इसी परिवर्तन को जो है चुनावी परिवर्तन बताया जाता है। तो चुनाव प्रसार का देखो, पहला आपने परिवर्तन देखा कि पार्टी का परिवर्तन हुआ, एक दल से दो दल में आ गया। आपका पहले एक दल था, अब गठबंधन की सरकार चल रही है। अब दूसरा परिवर्तन क्या हुआ चुनाव में, वो हुआ चुनाव प्रचार का डिजिटलीकरण और तकनीकी प्रभाव। देखो जब देश आज़ाद हुआ 1947 के बाद से जो आप देखो इलेक्शन से पहले प्रचार होते हैं, तो पहले प्रचार नॉर्मली आपका अखबार के माध्यम से होते थे, लेकिन आज के समय में क्या है, सोशल मीडिया है, एआई है, स्पीकर है, हर चीज़ के द्वारा प्रचार किया जाता है। तो सोशल मीडिया और डेटा संचालित प्रचार अब पारंपरिक रैलियों और पर्चों से आगे बढ़कर व्हाट्सएप, आपका इंस्टाग्राम रील्स और ट्विटर पर जो है कहीं ना कहीं जो प्रचार इजीली हो जाता है, ठीक है। और दूसरा हमारा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी जिसको हम एआई बोलते हैं, इसके माध्यम से भी प्रचार करना बहुत ही ज़्यादा आसान हो गया है। और कहीं ना कहीं जो है इसका बढ़ता उपयोग चुनावी राजनीति की एक नई और चिंताजनक प्रकृति को दर्शाता है। इसके विनिमय के लिए भारत निर्वाचन आयोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। यानी कहीं ना कहीं आप देख सकते हो कि जो चुनाव का जो प्रचार का जो तरीका था वो समय के अनुसार बदलता गया। पहले लोग पर्चा बांटा करते थे, घर घर जाया करते थे, लेकिन अब क्या है, एक रैली बना दी, एक साउंड सिस्टम लगा दिया और गली गली जो है पूरा साउंड सिस्टम जो है घुमाते रहते हैं और कहीं ना कहीं अपने जो पार्टी का प्रचार होते रहता है। अब राष्ट्रीय बनाम क्षेत्रीय मुद्दाओं का संतुलन, ठीक है। तो मतदाता अब केंद्र और राज्य के चुनावों में स्पष्ट अंतर करने लगे, ठीक है। जो वोट डालने वाले लोग हैं वो केंद्र और राज्य के जो चुनाव है उसमें अंतर करने लगे हैं। यानी लोग भी जागरूक हो गए हैं, ठीक है दोस्तों। आम जनता भी शिक्षित हो रही है, उनको भी पता है कि हमें किसको वोट डालना है, कौन सी सरकार हमारे लिए कार्य करेगी। लोकसभा चुनाव जहां राष्ट्रीय सुरक्षा, राष्ट्रीय नेतृत्व जैसी प्रधानमंत्री का चेहरा और वैश्विक छवि के नाम पर लड़े जा रहे हैं, वहीं राज्य विधानसभा चुनाव स्थानीय मुद्दों, क्षेत्रीय गौरव और स्थानीय कल्याणकारी योजनाओं के लिए हावी होते हैं। यानी कहीं ना कहीं जो लोकसभा चुनाव है वो जो पूरे देश के लिए होते हैं, लेकिन जो राज्यसभा के जो विधानसभा चुनाव होते हैं वो कहीं ना कहीं एक पर्टिकुलर क्षेत्र में जो समस्याएं होती है उनके लिए लड़ी जाती है। अब दोस्तों हमारा 7वां क्वेश्चन है कि कांग्रेस प्रणाली के पतन का विश्लेषण कीजिए। आपने देखा कि जब हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो जाता है तो मात्र एक कांग्रेस पार्टी का प्रभुत्व होता है। तो कांग्रेस पार्टी का यानी कांग्रेस प्रणाली का किस प्रकार से पतन का मतलब समाप्ति, किस प्रकार से कांग्रेस प्रणाली की समाप्ति हुई उसको हमको बताना है, ठीक है। तो देखो कांग्रेस प्रणाली का पतन स्वतंत्रता के बाद भारत की राजनीति में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निर्विवाद और वर्चस्व के अंत और बहुदलीय व्यवस्था की उदय की एक ऐतिहासिक प्रक्रिया। यानी किस प्रकार से जो है स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस पार्टी अस्तित्व में आई, उसका जो है कहीं ना कहीं प्रचार प्रसार हुआ और बाद में जब बहुदल आने के कारण जो है कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी का प्रभुत्व कम हो गया। प्रसिद्ध राजनीतिक वैज्ञानिक रजनी कोठरी और द्वारा प्रतिपादित कांग्रेस प्रणाली का पतन मुख्य रूप से आंतरिक गुट्टेबाजी, इनका पतन किस प्रकार से हुआ था, आंतरिक गुट्टेबाजी, नेतृत्व के केंद्रीकरण और विचारधारा से भटकाव और क्षेत्रीय दलों के उभार के कारण हुआ, इसका पतन हुआ। अब इसके पतन किन की कारणों से हुआ हम आगे समझते हैं। देखिए कांग्रेस प्रणाली के पतन के कारण सबसे पहला हमारा कारण था कि संगठनात्मक ढांचे में गिरावट, पार्टी के भीतर आंतरिक लोकतंत्र कमजोर हो गया। यानी आंतरिक रूप से जो लोकतंत्र वो कमजोर हो गया, सामूहिक निर्णयों के बजाय व्यक्तिगत पूजा को बढ़ावा मिलना शुरू हो गया और जमीनी कार्यकर्ताओं से संवाद का टूटना इसका प्रमुख कारण था। यानी ये ऐसे कारण है दोस्तों जिस कारण हमें पता चलता है कि किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी गिरी, किस प्रकार से सरकार चली गई। दूसरा हमारा कारण है कि आंतरिक गुटबाजी और दल बदल,
कुछ कांग्रेस पार्टी के सदस्य जो है इस दल से दूसरे दल में चले गए, जिस कारण वो उसकी जो नींव है वो कमजोर पड़ गई और वो सरकार जी गिर गई। पार्टी के भीतर गुटों का टकराव बढ़ गया और सत्ता के लालच में बड़े पैमाने पर नेताओं ने दल बदल करना शुरू कर दिया, जिस कारण सरकार जो है अस्थिरता आ गई और सरकार गिर गई। और क्षेत्रीय दलों का उदय, अब समय के साथ जो क्षेत्रीय दल हैं उनका भी उदय हुआ। पिछड़े वर्गों यानी ओबीसी की आकांक्षाओं और क्षेत्रीय मुद्दों के उभार से बहुसंख्यक मतदाता कांग्रेस से दूर होने के लगे। उत्तर प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु जैसे राज्यों में मजबूत क्षेत्रीय दलों ने कांग्रेस के सामाजिक वोट बैंक को लगभग नष्ट कर दिया। यानी कहीं ना कहीं क्षेत्रीय दल उभर कर सामने आए और उन्होंने भी जो है कहीं ना कहीं जो है कांग्रेस पार्टी के पतन में भूमिका निभाई है। अगला कारण हमारा बनता है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट कारण है आपातकाल। 25 जून, जी हाँ दोस्तों, 25 जून 1975 में इंदिरा गांधी जी द्वारा जो है आपातकाल लगा दिया गया। इससे भी समाज में अस्थिरता फैल गई और ये फैल गया कि कांग्रेस पार्टी हमारे लिए सही कार्य नहीं कर रही है। लोगों का कांग्रेस के प्रति विश्वास हट गया और कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी का पतन हो गया। तो 1975 में इंदिरा गांधी द्वारा लगाया गया आपातकाल कांग्रेस प्रणाली के ताबूत में आखिरी कील साबित हुआ। इससे जनता के नागरिक अधिकार छिन गए, जिससे पहली बार केंद्र में गैर कांग्रेसी सरकार, देखो गैर कांग्रेसी सरकार का मतलब होता है ऐसी सरकार जो कांग्रेसी ना हो, वो सरकार बनी। कब बनी? तो पहली बार 1977 में गैर कांग्रेसी सरकार का निर्माण हुआ। और अगला हमारा कारण है विचारधारा से भटकाव। कांग्रेस ने अपनी सर्व समावेशी छवि को खो दिया, जिससे आम जनता और समाज के विभिन्न वर्गों जैसे दलितों, आदिवासियों, यानी कांग्रेस ने काम तो किया लेकिन दलित लोगों के लिए, आदिवासी लोगों के लिए इन्होंने काम नहीं किया, जिस कारण से इनकी जो है आर्थिक नींव ढीली पड़ गई और कहीं ना कहीं इसका पतन हो जाता है। अगला हमारा कारण है दोस्तों संगठनात्मक आधुनिकीकरण की कमी। यानी कांग्रेस ने पार्टी ने समय के अनुसार अपने चीजों को बदला नहीं। बदलते भारत में कांग्रेस जमीनी स्तर पर आधुनिक रणनीतियों, सोशल मीडिया और जमीनी विश्लेषण का उपयोग करने में अनन्य प्रतिस्पर्धी दलों विशेषकर भाजपा की तुलना में पिछड़ी चली गई। यानी इन्होंने समय के अनुसार बदलाव नहीं किया, जिस कारण से भी जो है कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी का पतन हो गया। अब दोस्तों हमारा 8वां क्वेश्चन है कि राज्य विकास मॉडल को स्पष्ट कीजिए। यानी राज्य विकास मॉडल क्या है उसको हमें बताना है तथा पंजाब और केरल के विकास मॉडल को स्पष्ट करना है। तो देखो सबसे पहले हम समझते हैं राज्य विकास मॉडल। जैसा कि नाम से हमको पता चलता है कि राज्य विकास मॉडल यानी ऐसा मॉडल जिसके तहत किसी भी राज्य का विकास किया जाए उसी को राज्य विकास मॉडल कहा जाता है। तो राज्य विकास मॉडल से तात्पर्य किसी राज्य द्वारा अपनी अर्थव्यवस्थाओं, बुनियादी ढांचे, शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक कल्याण के लिए अपनाई गई विशिष्ट नीतियों और रणनीतियों से है। जैसे भारत जैसे विविध देशों में हर राज्य की अपनी भौगोलिक समस्याएं होती हैं, ऐतिहासिक परिस्थितियों के आधार पर अलग अलग विकास मॉडल अपनाते हैं। यानी कहीं ना कहीं इसमें यही है कि राज्य विकास मॉडल यही है। आप सभी को पता है भारत देश जो है विविधताओं से भरा हुआ देश है। हर छोटी 28 राज्य हैं, तो 28 राज्यों में अपनी कुछ ना कुछ समस्याएं हैं। तो उन समस्याओं को समाधान करने के लिए जो राज्य विकास मॉडल चलाया जाता है, जिसका उद्देश्य ये होता है कि उस राज्य की समस्या को समाधान किया जा सके। तो हमें 2 राज्यों के बारे में बताना है, पंजाब और आपका दूसरा राज्य था हमारा केरल। इन दोनों को समझते हैं। सबसे पहले समझेंगे हम पंजाब मॉडल। यानी पंजाब जो हमारा राज्य है, उस राज्य में किस प्रकार से विकास का मॉडल आया वो हमको समझना है। तो पंजाब के बारे में बात करें तो पंजाब का विकास मॉडल कृषि और हरित क्रांति पर आधारित था। इसका जो विकास का मॉडल था वो आपका कृषि और हरित क्रांति पर आधारित था, जिसका मुख्य लक्ष्य था आर्थिक समृद्धि और उत्पादन बढ़ाना। इसका मुख्य लक्ष्य क्या था कि खेती को बढ़ावा देना। इसकी मुख्य विशेषता क्या थी? कृषि प्रधानता, यानी कृषि को बढ़ावा देना। यानी जो एक मॉडल चला इसका कुछ उद्देश्य भी तो होगा, जिसका उद्देश्य था हमारा खेती को बढ़ावा देना। भारत की खाद्य टोकरी के रूप में प्रतिस्पर्ध इस मॉडल ने कृषि उत्पादन, उन्नत बीजों और सिंचाई के साधनों पर भारी निवेश किया, जिस कारण उच्च प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि हुई। कृषि और इससे जुड़े उद्योगों की सफलता के कारण राज्य की प्रति व्यक्ति आय और जीवन स्तर लंबे समय तक देश के शीर्षों में बना रहा। ठीक है। तीसरा हमारा विशेषता थी कि बुनियादी ढांचा, ग्रामीण क्षेत्रों तक बेहतर सड़क और विद्युतीकरण का मजबूत नेटवर्क हुआ। यानी कहीं ना कहीं जो है ये जो विकास का मॉडल पंजाब में चलाया गया और इससे पंजाब राज्य को फायदा हुआ। अगला हम समझेंगे केरल राज्य। ठीक है।
यानी केरल राज्य में किस प्रकार से विकास का मॉडल चलाया गया और केरल राज्य को क्या क्या फायदा हुआ। तो केरल मॉडल का मुख्य जोर था, क्या मुख्य जोर था, तो मानव विकास और सामाजिक कल्याण, जहां प्रति व्यक्ति आय अपेक्षाकृत कम होने के बावजूद जीवन स्तर और सामाजिक संकेतक उच्च है। इसकी मुख्य विशेषताएं की बात करें तो पहली विशेषता आपकी थी कि शिक्षा और स्वास्थ्य। आप सभी को पता है शिक्षा के मामले में केरल जो है नंबर 1 पे आता है। तो राज्य में साक्षरता दर उच्चतम है केरल में, आप सभी को पता है। शिशु मृत्यु दर कम है, यानी जो शिशु मृत्यु दर है वो कम है, जिससे जीवन प्रत्याशा, देखो दोस्तों जीवन प्रत्याशा का मतलब होता है व्यक्ति के जन्म लेने से उसके मरण तक का जो समय होता है, इसको जीवन प्रत्याशा बोलते हैं। तो पहले लोग मान लो 50 वर्ष में मर जाते होंगे, तो इसमें जीवन प्रत्याशा में वृद्धि हुई, लोग 80 वर्ष 90 वर्ष तक जीने लगे। कैसे जीने लगे, तो एक उन्नत कहीं ना कहीं जो हॉस्पिटल की व्यवस्था की गई, एक उन्नत स्वास्थ्य प्रणाली की व्यवस्था की गई, जिस कारण जो है कहीं ना कहीं लोगों की जीवन प्रत्याशा में वृद्धि देखने को मिल जाती है। अगला हमारा है संसाधनों का पुनर्वितरण, यानी जो संसाधन है उसको फिर से बांटा गया। भूमि सुधार, सार्वजनिक वितरण प्रणाली और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं पर विशेषकर जोर दिया गया और सत्ता का विकेंद्रीकरण, ठीक है। स्थानीय निकाय, पंचायतों और नगर पालिकाओं को सशक्त बनाकर जन भागीदारी को बढ़ावा मिला, नहीं सत्ता का विकेंद्रीकरण किया गया, जिससे भी कहीं ना कहीं जो है केरल राज्य को फायदा पहुंचा। अब दोस्तों हमारा नवा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझिए कि भारत में दलीय व्यवस्था को स्पष्ट कीजिए। यानी जो भारत देश है इसमें दलीय व्यवस्था क्या है उसको हमको समझाना है। आप सभी को पता है कि भारत में बहुदलीय शासन प्रणाली है, ठीक है। बहुदलीय शासन प्रणाली दोस्तों वो ऐसी प्रणाली होती है जिसमें 2 या 2 से अधिक दल होते हैं, ठीक है। 2 या 2 से अधिक दल जिस भी राष्ट्र में होंगे उसको हम बहुदल कहते हैं। तो भारत में दलीय व्यवस्था बहुदलीय लोकतांत्रिक प्रणाली पर आधारित है। भारतीय संविधान में राजनीतिक दलों का सीधा उल्लेख नहीं मिलता, लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्था को चलाने के लिए समय के साथ यहाँ एक बेहद जटिल और जीवंत दलीय व्यवस्था का विकास हुआ। अब समझते हैं हम भारतीय दलीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता है, यानी जो भारतीय दलीय व्यवस्था इसकी क्या मुख्य विशेषता है। तो आप सभी को पता है भारत में बहुदलीय शासन प्रणाली है, यानी वहाँ पे 2 से अधिक दल जो है आपस में मिलकर शासन करते हैं। तो बहुदलीय व्यवस्था, भारत में किसी एक या 2 दलों का एकाधिकार नहीं होता, यहाँ सैकड़ों छोटे छोटे राजनीतिक दल मौजूद होते हैं। और अगला पॉइंट हमारा गठबंधन की राजनीति, वर्तमान में कोई भी एक दल अकेले पूरे देश पर शासन करने की स्थिति में हमेशा नहीं होता, इसलिए विभिन्न दल मिलकर गठबंधन करते हैं। जैसे आपका एनडीए जो वर्तमान में 2026 में बीजेपी की सरकार है, ये भी आपका एनडीए के तहत आती है। क्षेत्रीय दलों का बढ़ता प्रभाव, जो क्षेत्रीय दल होते हैं उनका भी प्रभाव बढ़ रहा है। तो राष्ट्रीय दलों के साथ साथ राज्यों के क्षेत्रीय दलों जैसे डीएमके, टीएमसी और एएपी केंद्र सरकार बनाने और नीति निर्धारण करने के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगला हमारा पॉइंट है विचारधारा के बजाय व्यक्तिवाद पर जोर, ठीक है। भारत में दल अक्सर किसी एक मजबूत नेता के चेहरे और प्रभाव के इर्द गिर्द समझ जाते हैं, यानी दल जो है, दल का एक आपका नेता होगा, उसी के तहत उसकी नीति होगी और उसी के तहत लोग जो उसको वोट डालते हैं। दल बदल की समस्या, भारत में एक सबसे बड़ी समस्या दोस्तों है दल बदल की समस्या। तो राजनेताओं द्वारा अपनी सुविधा के अनुसार पार्टियां बदलना एक बड़ी विशेषता रही है, जिसे रोकने के लिए दल बदल विरोधी कानून भी बनाया गया। अब भारतीय दलीय व्यवस्था के विभिन्न चरण क्या है, तो देखो इसमें हमें ये समझना है कि जब भारत देश हमारा आज़ाद हुआ 1947 से आज 2026 तक, तो किस प्रकार से, क्या भारत में एक दल था, क्या 2 दल था, क्या बहुदल था, वो हमको बताना है। तो एक दलीय प्रभुत्व का दौर, तो ऐसा कौन सा दौर था जब भारत में केवल एक ही दल था, तो हमारा 1947 से 1967। तो आज़ादी के शुरुआती 2 दशकों तक, आज़ादी के शुरुआती 2 दशकों तक केंद्र में जो है लगभग सभी राज्यों में केवल कांग्रेस का शासन था, यानी एक ही दल का प्रभुत्व था। और कुछ समय बाद द्विदलीय और गठबंधन का दौर शुरू हुआ, जो कि 1989 से 2014 तक चला। इस दौरान केंद्र में किसी एक दल को बहुमत नहीं मिला, जिस कारण देश में 2 बड़े मोर्चे एनडीए और यूपीए बने और क्षेत्रीय दलों की ताकत बढ़ गई। और तीसरा दल है हमारा आधुनिक दल, जो एक दलीय प्रभुत्व की वापसी, जो कि 2014 से अभी चल रही है। 2014 के बाद से भाजपा यानी बीजेपी एक केंद्रीय ध्रुव के रूप में उभरी, जिसने पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाई। हालांकि एनडीए का स्वरूप अभी भी कायम है, इसके मुकाबले विपक्षी दल भी एकजुट होकर इंडिया गठबंधन को चुनौती दे रहे हैं। यानी आपने देखा कि 3 जो है कहीं ना कहीं युग है, ठीक है।
पहला आपका एक दल होता है, फिर आपका दो दल होता है, फिर आपका बहुदल होता है। ये समझ गए आप। अब दोस्तों हमारा 10वां क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसको बिल्कुल आप ध्यान से देखिएगा दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये इग्नू के एग्जाम में काफ़ी बार रिपीट हो चुका है। तो क्वेश्चन हमसे पूछता है कि पलायन क्या है। जो पलायन है वो है क्या? वह पलायन के पुश एवं पुल कारकों को स्पष्ट कीजिए। तो सबसे पहले दोस्तों हम समझेंगे पलायन क्या है, और पलायन के पुश एवं पुल पुल कारकों को समझेंगे। तो देखो, पलायन किसी व्यक्ति या समूह द्वारा अपने मूल स्थान को छोड़कर किसी अन्य स्थान पर स्थायी या अस्थायी रूप से बसने की प्रक्रिया है। यानी पलायन ऐसा चाहिए दोस्तों कि जब व्यक्ति किसी एक स्थान से दूसरे स्थान पर बसता है किसी कारणवश, मान लो उसको रोजगार नहीं है, उसके पास संसाधन की कमी है, तो वो किसी दूसरे क्षेत्र में जाता है, इसी को हम पलायन कहते हैं। मान लो एक व्यक्ति बिहार का रहने वाला है, एक व्यक्ति बिहार का रहने वाला है, तो वो उसको रोजगार के लिए वो कहाँ आता है? तो दिल्ली आता है, दिल्ली आता है, ठीक है। तो वो दिल्ली क्यों आया? तो रोजगार के लिए आया। तो उसने क्या किया? पलायन किया, बिहार से दिल्ली के लिए पलायन किया। इसी को हम पलायन बोलते हैं, समझ गए आप। तो जीवन की तलाश, यानी बेहतर जीवन की तलाश के लिए लोग पलायन करते हैं। लोग बिहार से दिल्ली आते हैं कि हाँ यहाँ पे हमें रोजगार मिलेगा, हमें हमारी जीवन शैली सुधरेगी। बेहतर आजीविका के अवसरों या संकट से बचने के लिए उठाया गया कदम ही पलायन कहलाता है। अब देखो, पलायन क्यों किया जाएगा? आप ही सोचो, आप किसी स्थान से दूसरे स्थान पर क्यों जाओगे? तो इसके मेनली दो कारण बताए गए हैं। मुख्य रूप से दो कारकों के अंतर्गत समझा जा सकता है। पहला हमारा पुश कारक, यानी धकेलने वाले, यानी इसमें मनुष्य को बाध्य किया जाता है कि नहीं आप जाओ। और तीसरा पुल कारक, यानी आकर्षित करने वाले। पुश में क्या है कि व्यक्ति की मजबूरी होती है, उसको पैसा कमाना होता है, परिवार चलाना होता है, तो वो जो है कहीं ना कहीं दिल्ली शहर में जाता है, काम करता है। और पुल क्या है? आकर्षित, लोगों को आकर्षित करते हैं। जैसे मान लो एक व्यक्ति दिल्ली में गया, वो काम किया और कमाया, और फिर जब वो गांव जाएगा, वहाँ पे अपने साथियों को बताएगा कि वहाँ पे कमाई है, तो कहीं ना कहीं उसके साथी उस कमाई को देखकर आकर्षित होंगे और वो भी दिल्ली आने के लिए प्रोत्साहित हो जाएंगे। अब हम दोनों कारकों को समझेंगे, पलायन के पुश कारक, ठीक है। ये वह परिस्थितियां होती है जहां लोगों को अपना मूल स्थान या घर छोड़ने के लिए बाध्य किया जाता है। पुश का मतलब है कि उसको धक्का दिया जाता है, यानी पुश यानी जाओ, आप इस देश से, इस राज्य से जाओ काम करने के लिए। अब ये ऐसा क्यों किया जाएगा? इसको नकारात्मक पहलू भी मानते हैं, यानी इसमें व्यक्ति कहीं ना कहीं मजबूर होता है, अपनी इच्छा से पलायन नहीं करता। तो अब इसको समझते हैं, रोजगार की कमी, यानी ये जो पुश कारक है, व्यक्ति क्यों करेगा? आप किसी भी स्थान से दूसरे स्थान पर क्यों जाओगे? तो पहला कारण है हमारा रोजगार की कमी। जब किसी क्षेत्र में रोजगार नहीं होता तभी व्यक्ति दूसरे क्षेत्र में जाता है। तो मूल स्थान पर आजीविका या पर्याप्त नौकरी का अभाव होता है, तब व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है। दूसरा हमारा प्राकृतिक आपदा है। मान लो कोई प्राकृतिक आपदा जैसे सूखा, बाढ़, भूकंप या अन्य कोई पर्यावरण समस्या आ जाती है, तो भी व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए जाता है। तीसरा हमारा खराब बुनियादी ढांचा। मान लो किसी राज्य में शिक्षा अच्छी नहीं है, चिकित्सा अच्छी नहीं है, और बिजली पानी जैसी सुविधा का अभाव है, तो भी व्यक्ति एक राज्य से दूसरे राज्य की ओर जाता है। और चौथा हमारा है गरीबी और कृषि संकट। मान लो किसी राज्य में गरीबी और कृषि संकट है, तो भी व्यक्ति कहीं ना कहीं जो है अपना पलायन करता है। चौथा हमारा असुरक्षा और संघर्ष। मान लो किसी देश में, किसी राज्य में असुरक्षा है और संघर्ष है, तो भी मान लो युद्ध, राजनीतिक अस्थिरता और सामाजिक भेदभाव है, तो भी व्यक्ति कहीं ना कहीं पलायन करता है। ये तो हमारे हो गए पुश कारक, यानी व्यक्ति किन किन कारणों से मजबूर होकर पलायन करता है। अब दूसरा हमारा दोस्तों कारक है पलायन के पुल कारक, यानी आकर्षक करने वाले कारक, ठीक है। ऐसे कारक जो मनुष्य को आकर्षक करते हैं पलायन करने के लिए, जाने के लिए, ठीक है। ये वे सकारात्मक विशेषता, इसको हम सकारात्मक कार्य बोलते हैं। यह आकर्षण है जो लोगों को किसी विशेष स्थान की ओर आकर्षित करते हैं। सबसे पहला हमारा कारण क्या है? बेहतर रोजगार के अवसर। मान लो किसी क्षेत्र में बेहतर रोजगार के अवसर है, तो किसी क्षेत्र के लोग क्या सोचेंगे? खाली बैठने से अच्छा हम यहाँ पे जाके अपना काम करें, हमको कुछ पैसे मिलेंगे, ठीक है। तो नए संस्थान पर अधिक वेतन और करियर के विकास की अच्छी संभावना मिलती है, इस कारण भी लोग पलायन करते हैं। दूसरा हमारा उच्च शिक्षा और स्वास्थ्य। जिस राज्य में अच्छी शिक्षा होगी, अच्छे स्वास्थ्य व्यवस्था होगी, वहाँ पर भी लोग पलायन करेंगे। तीसरा हमारा है सुरक्षित वातावरण, जहाँ पे लोगों को सुरक्षा मिलेगी और बेहतर सुविधा मिलेगी, ठीक है। शांतिपूर्ण माहौल और आधुनिक सुख सुविधा मिलेगी, वहाँ पर भी लोग पलायन करेंगे, ठीक है। यानी दोस्तों एक ऐसे कारक है जहाँ पर लोगों को आकर्षित किया जाता है। लोग अपने मन से नहीं जाते, लेकिन लोग वहाँ के सुख सुविधा को देखकर वहाँ पे जाते हैं।
व्यक्तिगत स्वतंत्रता, लोकतांत्रिक व्यवस्था, समानता या अपनी पसंद की जीवन शैली। और पांचवा हमारा कारक है संबंधियों का होना, यानी जहां पर मान लो किसी के परिवार के सदस्य रहते हैं तो वहां पर भी लोग पलायन करते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। तो मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप सभी को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा होगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पे सेट कर लें, ताकि मैं इग्नू से रिलेटेड और वीडियोस बनाऊंगा तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। और कमेंट में एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें जिससे हम मोटिवेट हो सकें और वीडियो बनाने के लिए। तो मेरी तरफ से जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है दोस्तों 24 जून 2026 को BPSE 143 का, उसके लिए बहुत ज़्यादा ढेर शुभकामनाएं। आपका एग्ज़ाम अच्छा जाए, आपके एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स आए। तो मिलते हैं अगले किसी और वीडियो के लिए, तब तक के लिए सभी को थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।